हाई फोर्सेस हमारे संग व्यूअर्स, और हम एक्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं और पिछले में हम एक्ट 5 की समरी को भी देखा है, तो उसको अवाटार पे हमने फिट करके भी दिखाया था और बाकी फिल्मों में भी किया जा सकता है। तो व्यूअर्स आज हम एक्ट 6 को देखेंगे और एक्ट 6 में व्यूअर्स कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं है, क्योंकि ये कंक्लूजन की तरफ बात आ चुकी है, मेन फाइनल पुश पे हम देख आए हैं। अब एक्ट 6 में क्या है इसको हम देखते हैं। तो व्यूअर्स जब हम फाइनल पुश में ये देखें आया करेक्टर सक्सेसफुल हुआ या अनसक्सेसफुल हुआ, दोनों सूरतों में अब वो एक नई सिचुएशन में दोबारा आ गया। दिस ऑल टुगेदर न्यू सिचुएशन, क्योंकि वो फाइनल पुश पे जो कुछ हुआ उसमें वो सक्सेसफुल हुआ या वो हारा या जो भी हुआ, उन दोनों सूरतों में अब वो एक नई सिचुएशन में है। इसलिए हम एक्ट 6 को कहते हैं लिविंग इन अ न्यू सिचुएशन। ये हमारा एक्ट 6 होता है। और व्यूअर्स यही हमारा जो एक्ट है ये फाइनल एक्ट है और इसको हम 6 एक्ट भी कह रहे हैं, तो ये हमारा फाइनल एक्ट होता है। इसके बाद फिल्म ख़त्म, टाइटल्स आ जाएंगे। अब जो विक्ट्री के बड़े उन्होंने नारे लगाए थे, या अगर वो फेल हो गया और उसमें वो बड़ा सैडेंड हुआ था, दोनों ही सिचुएशन में वो मोमेंट्स अब गुजर गई हैं। अब वो एक नई सिचुएशन में, एक नए माहौल में है, नए एटमॉस्फेयर में है, नई दुनिया में, और हमने उस सारा देख लिया था। हम दिखा सकते हैं एक आध सीन के जिसमें वो खुशियाँ मना रहे हैं, जैसे ख़ासतौर पे अगर आपने हमारी पीरियड्स फिल्म्स देखी हों तो उसमें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को, विक्ट्री को मनाया जाता है, देखा जाता है, और वो सीन्स हमें काफ़ी मिलते हैं। ये एक मोमेंटरीली है, यानी कि बिल्कुल लम्हे भर के लिए आप कोई खुशियों का समा एज अ कैरेक्टर भी उसको लम्हे भर के लिए एंजॉय करेगा, उसके बाद वो एक नई सिचुएशन में है। तो वैसे वही एक्ट है जिसको हम डिनोमो भी कहते हैं, यानी कि जिसमें एक फाइनल रेजोल्यूशन हमारे पास आ जाती है। और यही वजह है कि ये इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें तमाम जो स्टोरी के स्ट्रिंग्स होते हैं वो एक जगह बस इकट्ठे होके जो है वो फाइनल हो चुके हैं। वो क्या, यानी कि जो भी प्लॉट के लाइनें या थ्रेड्स हैं, धागे हैं, वो सारे इकट्ठे होके अब रिजॉल्व हो चुके हुए हैं। तो लिहाजा इसलिए इसको डिनोमो पार्ट भी कहते हैं या एक्ट भी कहते हैं। और फिर जिसमें आपको बताऊं कि ऐसी तमाम वो फिल्में कि जिसमें हैप्पी एंडिंग की तरफ चले गई हैं, विक्ट्री आप कह सकते हैं, ऑल दोज फिल्म जिनमें हमें हैप्पी एंडिंग भी मिलती हैं और जिसको विक्ट्री कहा जा सकता है, इन तमाम फिल्म्स में। और अब आपको एक चीज़ इसमें और बताता हूँ कि बचपन से ही हमें हमारा ब्रेन वॉश होता रहा है वो हैप्पीली एंडिंग में, कि इसके बाद तो इन्होंने खुशी में ही रहना है। दोनों सूरतों में मैंने आपको बताया था कि उसको एक नई सिचुएशन का सामना है, और यही वजह कि बिल्कुल पहले एक्ट का आईना है, ऑपोजिट है। क्या कि वो एक इम्परफेक्ट सिचुएशन थी और ये एक न्यू सिचुएशन है। तो ये बिल्कुल एक्ट 6 जो एक्ट 1 का मिरर है या पोलर ऑपोजिट है। और हम कह सकते हैं जो इम्परफेक्ट सिचुएशन उसको शुरू में दरकार सामना था उसको, अब वो एक नई सिचुएशन में है और अब वो नई सिचुएशन को कैसे देख रहा है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि फिर हमने देखा था थ्रू आउट द स्टोरी, वो जब उसने अपने इम्परफेक्ट सिचुएशन से मामले को शुरू किया था व्यूअर्स, हमने ये देखा था कि इम्परफेक्ट सिचुएशन जो कि हमारी एक्ट 1 में थी, तो थ्रू आउट द स्टोरी कैरेक्टर ने अपने पहले इनिशियल डिज़ायर को ओवरकम किया था। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शुरू में आपका जो गोल होता है वो, ये मेरे पीछे लेक्चर्स में डिज़ायर और उन सारी चीज़ों को हम देख कर आए हैं कि इनिशियल डिज़ायर क्या होता है। वो समटाइम जब आपके पास पूरा गोल है तो आप अपने डिज़ायर को पूरा करते हैं, और यही वजह है कि वो सबसे पहले अपना इनिशियल डिज़ायर अचीव करता है। तो फिर एक्ट 1 में जब इम्परफेक्ट सिचुएशन के बाद व्यूअर थ्रू आउट द स्टोरी जब चाहता है तो अपने इनिशियल डिज़ायर को वो अचीव करता है, और बाई ओवरकमिंग द ऑब्स्टेकल्स ऑफ द अपोजिशन या ऑब्स्टेकल्स, जो ऑब्स्टेकल्स उसके और उसको फिजिकल गोल को हासिल करने के दरमियान में खड़े हैं, हाइल हैं, मौजूद हैं, उनको वो ओवरकम करने की कोशिश करता है। ये थ्रू आउट द स्टोरी की बात बता रहा हूँ। और फिर वो उस चीज़ को हासिल करने की पूरी कोशिश करता है कि जो उसको अंदर से तंग कर रही है। तो desperately want get that thing। तो नीड और वांट में आपको मैंने फ़र्क पहले ही बताया था। तो नीड समथिंग इज़ योर इनर एंड वांट इज़ समथिंग योर फिजिकल। तो इस चीज़ से आप ज़रूर इस चीज़ को मैं करूँगा। आप अब के बाद जो मेरे लेक्चर्स आएंगे
पिवटल लेक्चर्स हैं जो हम अब तक पढ़ के आए हैं और अब आप अपना स्क्रीन प्ले लिखने लगे हैं। सारा नॉलेज आपके बैकग्राउंड में पड़ा है, आपके जहन में, आपके दिमाग में। अब आपने इन सारी चीज़ों को यकजा करके, ये जो मेरे सारे लेक्चर्स हैं 80, 85, 90 करीब ये लेक्चर्स हैं, अब कोई मुझे कहेगा ये अब कैसे करें, तो अब वो लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट होगी कि अब वो कैसे करें, क्योंकि अब मुझे उन डिटेल्स में नहीं जाना जिन डिटेल्स को हमें नंबर वाइज करते आ रहे हैं। और फिर हम देखेंगे, ये भी लेक्चर्स होंगे, ये नहीं कि 1-2 में ख़त्म होगा, 10-12 हो सकते हैं, लेकिन मज़ेदार कैसे हमने चलना है, थीम कहाँ फिट हो रही है, करैक्टर आर्क और ये सारी चीज़ें आपको मैं पढ़ाऊँगा। और ये वो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं कि जिसके बाद मैं आपको कह सकता हूँ यू कैन गो एंड राइट अ स्क्रीन प्ले। जो आइंदा 10-12 लेक्चर्स आएंगे उसके बाद आई कैन से यू कैन गो आउट एंड राइट अ स्क्रीन प्ले ऑफ योर ओन, जो कि फिर मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने इतना आपको पढ़ा लिया है कि यू कैन गो एंड राइट अ स्क्रीन प्ले विदाउट एनी डाउट। व्यूअर्स, अगर आप देखें इंसेप्शन में जो क्या है, मैं एक्ट 1 और एक्ट 6 के आपको अपोजिशन का भी उसके ऑपोजिट होने का भी बताना चाह रहा हूँ, लेकिन उसमें क्या है, एक्ट 6 में क्या है बताता हूँ कि इंसेप्शन में स्टार्ट होती है फिल्म, तो जो डॉम है वो बेसिकली एग्जाइल में है, ही इज़ नॉट इन अमेरिका जो कि उसका होम है, तो वो एग्जाइल में है और ही डेस्परेटली वांट्स टू रीयूनाइट विद हिज फैमिली। और एक्ट 6 में वो बड़े खुश हैं कि जब वो उस प्लेन को जो है वो डिबार्क कर देते हैं और लुक्स लाइक एवरीथिंग इज अचीव्ड, और उन्होंने उस मिशन को कंप्लीट कर लिया है। और वो क्या था कि जो कि रॉबर्ट फिशर का जो यानी कि सेमिकली मतलब डिफ़िकल्ट मतलब मिशन था, लेकिन वो था क्या, वो रॉबर्ट फिशर का इंसेप्शन था जो कि वो साइटो के लिए कर रहे होते हैं, फॉर मिस्टर साइटो। इंसेप्शन ऑफ रॉबर्ट फिशर फॉर मिस्टर साइटो। तो ये जब वो कर लेते हैं, इस मिशन को कंप्लीट कर लेते हैं, तो अब जो डॉम है उसका इनिशियल डिज़ायर अटेंड हो गया। अब एक हैप्पियर सिचुएशन है, न्यू सिचुएशन है, हैप्पी सिचुएशन है, और वो अपने बच्चों से एंड में, अगर आप देख रहे हो टाइटल से पहले वो मिल जाता है अपने बच्चों से और उसकी मतलब उनके साथ यूनाइट कर लेता है। और सारी बात है, जब वो अपने बच्चों से रीयूनाइट हो रहा था, वो अमेरिका में वापस आ गया। अब वो कोई भगोड़ा नहीं है, फ्यूजिटिव नहीं है, कोई एग्जाइल में नहीं है, लिहाजा ये बिल्कुल ऑपोजिट है हमारी इम्परफेक्ट सिचुएशन में कि जब वो एग्जाइल में था और बच्चों से दूर था। अब इस सिचुएशन में वो बच्चों के साथ है और एग्जाइल में भी नहीं है। तो ये एक्ट 6 को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपने 1-2 सीनों में जो डिस्कस करना है, छोटा एक्ट 6 होता है, ठीक है ना, तो कैसे इसको आपने फिट करना है। हंगर गेम्स में कैटनिस का क्या मसला था, शुरू में सब पढ़ के आए हैं, उसका था कि वो अपनी पुअर फैमिली को फीड करे, पॉवर्टी से निकले, इनिशियल डिज़ायर था। ये एक्ट 1 में था, वो इम्परफेक्ट सिचुएशन में थी, और ये इसका डिज़ायर था। एक्ट 6 में क्या हुआ, विन कर जाते हैं हंगर गेम, उसको एक वो इनाम में शायद कुछ वो घर भी मिलता है जो कि बेहतर जगह पर मौजूद है, और वो उसको शायद कोई पैसे टाइप या इस तरह की कोई चीज़ मिलती है जिससे उनकी वो ज़िंदगी बेहतर होगी। तो मिशन तो कंप्लीट हो गया। ये फिल्म में, नावल में आपको ज़्यादा क्लियर पता लगता है कि वो उसको घर वगैरह मिल गया, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग पहले ही यानी कि उस गेम्स में होती है। तो ये जब उसको हो गया, तो क्या ये टोटल अपोजिट ऑफ एक्ट 1 नहीं, नई सिचुएशन में कि जहाँ पे वो पहले पॉवर्टी में थी, स्टार्वेशन का मसला था, पुअर थे, वो सारा कुछ अब इस टाइम नहीं है, नई सिचुएशन है। तो व्यूअर्स, ये जो हमारी सिग्निफिकेंस है लिविंग इन अ न्यू सिचुएशन, इसको हम देख लेते हैं। 6th एक्ट का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हमने ये देखना है कि नई सिचुएशन में जो कि इस वक्त करैक्टर है, उसमें वो खुशी में रह रहा है, वो ट्रेजिडी में रह रहा है, क्या है मकसद एक्ट 6 को दिखाने का ये है। और यहाँ से सीक्वल्स भी बनते हैं, क्या वो सही रह भी रहा है कि नहीं, वो खुशी में है, वो गमी में है। ये 6 एक्ट का सिर्फ मकसद, मैं कहता छोटा एक्ट होता है। और इससे हमें एक और चीज़ देखनी होती है कि जिस सिचुएशन में वो न्यू सिचुएशन में रह रहा है, वो जब हम दिखाएंगे तो उससे हम शो क्या कर रहे हैं ऑडियंस को, या जब स्टोरी के पूरी ज़िंदगी में, या उसने क्या वर्ल्ड का व्यू उसके सामने बन गया, या
कैरेक्टर के एक्शन से क्या मसाइल आए थे, यानी कि उसके वर्ल्ड में क्या क्या जो वो करके पीछे अपने एक्शंस में आया, उसका अब क्या हमारे पास सामने आ रहा है, क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है। और यही वजह है कि जब एक कैरेक्टर एक इनिशियल सिचुएशन शुरू होता है और फिर फाइनल सिचुएशन में न्यू लिविंग सिचुएशन में आता है, तो हम इस सारे सीसॉ में हम स्टोरी को फिनिश कर रहे होते हैं, इसलिए कि हमने पहले जो उसको दिखाया और फिर उसने अपने जो एक्शन किए, अब उन एक्शन के नतीजे में वो न्यू लिविंग सिचुएशन में क्या है। और जब हम वो एज अ राइटर आपका बहुत बड़ा काम है कि आपने जब कंक्लूजन करना है, आपने सिंबल्स के साथ शो करना है, आपने एक्सप्रेशन के साथ शो करना है, अपने डायलॉग से शो करना है, व्हाटएवर, आपने उसका एक थीम निकाल के बाहर फेंक देनी है कि यार ये कंक्लूड हो गया स्टोरी। अब स्टोरी नॉट फिल्म, स्टोरी 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 समथिंग एल्स। आपको पता है मैं गोल की अचीवमेंट की बात नहीं कर रहा, ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ। तो वो स्टोरी कंप्लीट हो गई कि नहीं। फिर चूँकि एक और भी होता है ना कि चूँकि एज ऑडियंस आप एक्ट 1 से उसके साथ हैं और उसके सक्सेसफुल फेलियर को देखते हुए आ रहे हैं, और अब जब वो दोनों सिचुएशन में अगर आप देखें, अगर वो सक्सेसफुल हुआ है और अगर न्यू सिचुएशन में है, तो आप देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट उसकी स्टोरी पे, उसकी लाइफ पर पड़ा है, उसके वर्ल्ड में पड़ा है। और अगर वो फेल हुआ है, क्यों फेल हुआ, ठीक है, क्यों फेल हुआ, वो आपने उसका खुलासा निकाल के वहाँ पे रखना है। अब जिस किस्म की भी दुनिया उसको अवेलेबल हुई है, उसकी अपनी पैदा की हुई है। इम्परफेक्ट सिचुएशन में उसका अपना कसूर है कि उसने कहा कि मैंने इसको ख़त्म करना है, मैंने तो नहीं उसको। करेक्टर ने खुद सोचा मैं इस इम्परफेक्ट सिचुएशन में नहीं रहना चाहता, आई वॉन्ट अ स्टोरी, आई वॉन्ट टू एम्बार्क ऑन जर्नी, तो वो गया, ठीक है ना। अब उसने जो अपने एक्शन किए, मैंने नहीं करवाए, उसने खुद किए, अब वो भुगत रहा है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ है, वो भुगत रहा है, और वो हम उसकी नई सिचुएशन में उसको देख रहे हैं। तो मैंने तो उसको ना भाई कि इम्परफेक्ट सिचुएशन में से बाहर निकलो, मैंने तो नहीं उसको कहा, लेकिन उसने जिद की कि नहीं राइटर साहब मैंने जाना है नई सिचुएशन में। तो उस इम्परफेक्ट सिचुएशन से न्यू लिविंग सिचुएशन में जो कुछ होता रहा, थ्रू एक्ट्स हमने जो देखा, वो उसका अपना किया धरा है। मैं कसूरवार नहीं हूँ एज अ राइटर, वो है। अगर वो ट्रायम्फ कर गया उसको मुबारक हो, अगर वो ट्रेजेडी में चला गया फिर भी उसको मुबारक हो, मुझे वो ब्लेम ना करे, मैं एज अ राइटर उसका कुछ नहीं कर सकता। गेट माई पॉइंट, बात को समझे। मेरा ख्याल में कि समझने वाले मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी कि इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि यार उसका वर्ल्ड तो चेंज हुआ, भाई वर्ल्ड चेंज होगा, अच्छा हुआ बुरा हुआ, ये सब कुछ उसके एक्शंस की वजह से। एज अ राइटर हमें दोष ना दिया जाए, हमें कसूरवार ना ठहराया जाए। अगर ऑडियंस ये देखते हैं कि वो ट्रेजेडी में चला गया एट द एंड ऑफ द सिचुएशन, डोंट ब्लेम मी, डोंट ब्लेम एज अ राइटर, blame that character why he made such an actions। तो वो उसके जो एक्शंस हैं उसका सालन खा रहा है, वो मीठा है, वो कड़वा है, जो भी है इसकी एक नई सिचुएशन है। हो सकता आप ये क्वेश्चन करें कि कुछ फिल्मों में तो हीरो मर जाते हैं, बिल्कुल मर जाते हैं, तो अब उसकी क्या सिचुएशन है या वो कैसे। अब जिन लोगों को वो पीछे छोड़ के जा रहा है वो तो अकेला मरा है ना, उसकी फैमिली हो सकती है, उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उसका जो भी वर्ल्ड बना हुआ है, कोलीग्स हो सकते हैं, जो भी उसका वर्ल्ड है, वो उसकी मौत से भी इफेक्ट होंगे। जब एक बाप मर जाता है क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। फैमिली है, उसमें ये मसला आ सकता है कि 3 भाई हैं, अब एक घर है, उस घर को अब डिवाइड करना है, चूँकि तीनों का हिस्सा उसके अंदर, तीनों का उसको मिलना उसमें से, तो हो सकता तीनों भाई लड़ पड़े आपस में। जब तक बाप जिंदा था ये मसला नहीं आ रहा था, बाप मर गए, तो मेरा कहने का मतलब है कि डेथ भी कई लोगों को अफेक्ट कर रही है। ये नहीं कि आपने उसको उठा के निकाल दिया है, आपने उसका जो भी वर्ल्ड बनाया था उस वर्ल्ड से अगर वो एंड में निकल भी गया है, वर्ल्ड की बाकी चीज़ें उधर मौजूद हैं, उसके गैप को फिल करने के लिए जो चीज़ें आएंगी उनमें कन्फ्लिक्ट होगा। कि ऐसी फिल्म्स के जिसमें हमारा हीरो मर भी जाता है, उसकी मौत भी
बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट कर रही होती है। ये उसकी जो, यानी कि आप कहेंगे ना कि अगर वो मर गया तो उसकी क्या सिचुएशन है, नहीं, उसकी सिचुएशन ये है कि जिस वर्ल्ड में है उसको वो अफेक्ट करके चला गया है, और वो इफेक्ट हमें इस नई सिचुएशन में नज़र आ रहा है। मैं आपको बार कहता हूँ कि नेड स्टार्क, गेम ऑफ थ्रोन्स, बड़ी अच्छी सीरीज है, देखें। गेम ऑफ थ्रोन्स में नेड स्टार्क की जो मौत है ना, ऑडियंस को हजम नहीं हुई। नेड स्टार्क ऑनेस्टी का एक शाकार, एक ऐसा लीडर, हैंड ऑफ द किंग, और असूलों पे चलने वाला बंदा मर रहा है, गर्दन उड़ाई जा रही है। एज ऑडियंस उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, गुस्सा शायद आ रहा हो आपको, लेकिन उसकी मौत, यानी कि उसकी मौत का जो मंजर हम उसकी दोनों बेटियों के आंखों से ही देख रहे हैं कि उन पर क्या गुजर रही है। ये तो उसकी आपने बेटियों के थ्रू दिखा दिया, उसकी डॉटर्स जो थी उसके थ्रू दिखा दिया कि वो बड़ा पेनफुल उनके लिए मसला। लेकिन अब उसके वर्ल्ड में देखें उसकी मौत ने क्या इफेक्ट किया, और यही वजह है कि वॉर ऑफ द 5 किंग्स का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो बिगन हो गया वहां से, वन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो वो जो 5 किंग्स हैं, ठीक है, आयरन थ्रोन को हासिल करना है, तो अगर नेड स्टार्क जिंदा होता, अब उसको देखते तो ये बात ही ना होती, ये मसला आना ही नहीं था, ये 5 किंग्स वाला इशू उसने आना ही नहीं देना था, लेकिन वो फिर तभी आया। तो वो एक्ट 6 यही होता है, और एक्ट 6 शॉर्टेस्ट होता है। जारी बात है कि हमने सिर्फ एक आइडिया देना था, ये नहीं कि मतलब अगर इंसेप्शन में अगर मिसाल के तौर पे डॉम अपने बच्चों से मिल रहा है तो उसके बाद हम दिखाएं वो उसको आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहा है, किताबें पढ़ा रहा है, कंप्यूटर, तो वो सिर्फ आपने ऑडियंस को एक अपने हिंट देनी होती है किस वर्ल्ड में वो रह रहा है और उसका क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो फिर एक्ट 6 की समरी क्या है कि character having accomplished or failed to accomplish the ultimate goal, the character is shown living in a new situation, यानी कि अब दिखाएंगे कि वो नई सिचुएशन में कैसे रह रहा है। तो ये एक्ट 6 होता है व्यूअर्स। और इसको हम टाइटैनिक पे देखते हैं व्यूअर्स। अगर हमने देखा हो टाइटैनिक फिल्म है, और टाइटैनिक में इस फिल्म में हम क्या देखते हैं कि अल्टीमेट गोल यही होता है कि आप कोई शिप जो सिंक कर रहा है उससे बचना है और अपनी टर्म्स पर लाइफ को गुजारना है। ये इसका इनिशियल डिज़ायर भी था। अगर आप रोज़ को देखें तो वो अपनी टर्म्स पर, वो किसी की बात के अंडर या किसी के साए के अंडर रहना नहीं चाहती थी। जैसे कैल उसको करवाना चाहता था, वो यूँ नहीं करना चाहती थी, वो अपनी ज़िंदगी को खुद गुजारना चाहती थी। और इस सिचुएशन में भी अल्टीमेट गोल में जब सिंकिंग शिप से उसने सर्वाइव करना था, क्योंकि स्टोरी हम रोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसको सर्वाइव करना है, उसको सर्वाइव करना, अपनी टर्म्स पे ज़िंदगी गुजारना है। तो हमने थ्रू आउट द स्टोरी में भी ये देखा, फिल्म में भी ये देखा कि रोज़ कि चीज़ें फेवर में आनी शुरू होगी जब वो जैक से मिलती हैं, अनटिल कि ये आइसबर्ग से टकराने वाला मामला आता है। अदरवाइज तो वो कर चुके थे, वो सफ़र ख़त्म करते और भाग जाते। लेकिन ऐसा नहीं था, उनको समुद्र में थोड़ी देर के लिए डूबना था, शिप टूटनी थी। लेकिन ये तो वो था कि जो होना था उनको नहीं पता। लेकिन रोज़ की जो लाइफ थी वो जैक के आने के बाद ज़रा इजी हो गई थी। वो डांस भी कर रही थी, ऊपर भी डेस्क पे जाती, नीचे भी। तो उसकी लाइफ में वो थोड़ी बहुत वो जो चाहती थी कि मैं खुद से ज़िंदा रहूँ, अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, वो उसमें भी शामिल नज़र आनी शुरू हो गई थी। एक्ट 5 में व्यूअर्स हमने देखा था कि ये शिप जब टूटती है और सारे डेक जो हैं में लोग जो हैं वो कैओस है और भगदड़ मची हुई है, लोग इधर जा रहे हैं, कोई डूब रहा है, कोई गिर रहा है नीचे से, शिप ब्रेक हो रही है। तो हमें पता था सब ने मर जाना है। हम एज ऑडियंस में कहते हैं सब ने मरना है, चूँकि यहाँ से नीचे फ्रीजिंग वाटर है, 5 मिनट से ज़्यादा आप उस समंदर में नहीं रह सकते, फ्रीज हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी, आपका ब्लड क्लॉट कर जाएगा। शिप टूट रही है, वहाँ पे भी अब बच नहीं सकते, शिप को टूटना सब ने जाना है। तो फाइनल पुश क्या की दोनों ने, उन्होंने ये किया कि जैक उसे लेके टॉप ऑफ द शिप पे चला गया। और क्यों कि सबसे एंड में वो डूबे, और अगर वो दरमियान में खड़े होंगे तो ऊपर से नीचे गिर सकते हैं और ज़्यादा चोट आ सकती है। लिहाजा उन्होंने बार्स को पकड़ लिया और सबसे टॉप में पे, जहाँ पे शिप ने सबसे एंड में जाना है, और बेशक शिप ने एंड में जाना और आपने जाकर टकराना है पानी के साथ,
आपको उतनी पेन ना हो और आपके ज़िंदा रहने का चांस बन सके, ठीक है ना? और आपने देखा होगा फ़िल्म में कि सबसे एंड में ये दोनों उसमें डूबते हैं और जब शिप टूटकर पानी में जाता है और लकीली वो ज़्यादा दूर नहीं बिखरते और फिर उनको प्लैंक ऑफ द वुड मिल जाता है कि जिसमें फिर वो सहारा लेते हैं, लेकिन प्लैंक ऑफ द वुड में एक बंदा ही वो देखते हैं, इतना साइज़ नहीं है उसका। तो फिर जैक, डेफ़िनेटली जैक एक जेंटलमैन बंदा, वो लव करता है रोज़ से, उसने खुद को सैक्रिफ़ाइस किया, पानी में रहा और उसने रोज़ को ये कहा कि तुम्हें रहना है, ठीक है, हमारे इस ज़िंदगी को गुज़ारना है। तो ये वो फाइनल पुश था और उस फाइनल पुश में रोज़ एटलीस्ट कामयाब हो जाती है, वो बच जाती है। और हमने प्रोलॉग में देखा, वो अपनी स्टोरी को सुना रही थी। 6 एक्ट में हम देख रहे हैं, वो 6 एक्ट का थोड़ा सा हिस्सा शुरू में फ़िल्म में आ गया, चूँकि वो स्टोरी चूँकि सुना रही है। लेकिन हम उसकी ज़िंदगी को पिक्चर्स में देखते हैं, जब वो फ़िशिंग करती दिखा रहे होते हैं, वो पिक्चर में देख रहे होते हैं, गोया उसने जैक के मरने के बाद भी ज़िंदगी को भरपूर गुजारा, क्योंकि ये उसका प्रॉमिस था जैक के साथ कि वो दुख में ज़िंदगी को नहीं गुजारेगी। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका इनिशियल डिज़ायर क्या था रोज़ का? कि वो अपनी ज़िंदगी खुद से गुजारे, किसी की गुलाम ना हो, किसी के ऑर्डर्स के नीचे ज़िंदगी ना गुजारे। अब एक्ट 6 में ऐसा नहीं हो रहा, हम पिक्चर्स में भी देख रहे हैं। अगरचे कि जैक उसकी ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से खुद से गुजारा, भरपूर गुजारा और थ्रू पिक्चर्स हमने दिखाया, वो फ़िशिंग कर रही है और वो हँस रही है। खोया उसका जो किसी की गुलामी नहीं कर रही, अपनी ज़िंदगी को खुद गुजारना चाह रही है। बिल्कुल ऐसे ही हमने उसके पिक्चर्स में देखा कि वो बूढ़ी तो हो गई, लेकिन इसने अपनी पूरी जवानी को ऐसे गुजारा और शादी नहीं की, ठीक है? लिहाजा उसने एक बिल्कुल आज़ादाना ज़िंदगी गुजारी और यही इसका इनिशियल डिज़ायर था, जो कि यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो व्यूअर्स, एक्ट 1 मैंने अगेन कहा कि एक्ट 6 का मिरर है, तो इन चीज़ों को आपने देखना है। तो व्यूअर्स, मेरे ख़्याल में कि ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं करते एक्ट 6 की, अब चूँकि आप काफ़ी समझ गए हैं सारे मामलात को, तो ये तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आए होंगे। और मैंने अगेन आपको कहा कि योर ओन बॉस, मैंने तो एक चीज़ प्रेजेंट कर दी है, आपको पसंद आती है, अब चूज़ करें, अपने स्क्रीन पर भी लगाएं, दैट्स अपॉन यू। मेरा इसमें कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा कि जी आप मेरी ही बात को सुने, मेरी बात को समझें, लेकिन यू कैन डू इट। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था वो है हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स, और वो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। हम देखें 80, 85, 90 लेक्चर से करीब हमने ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में पढ़ी, स्टोरी स्ट्रक्चर को देख लिया, हमने देखा कि स्टोरी लाइंस कैसे बनती हैं, स्टोरी क्या होती है और स्टोरी डेवलपमेंट क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है, सारी चीज़ें हमने देखी। और उससे पहले हम फॉर्मेटिंग के भी सारे लेक्चर्स को देख के आए हैं। अब वो जगह आई है कि जहाँ पे अब अपने पेपर पे इन सारे लेक्चर्स को ज़हन में रख के करना, तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। अब जो 10, 12, 14 लेक्चर्स मेरे होंगे वो एक्चुअली ये कि पिवटल हैं कि कैसे करैक्टर आर्क फिट होते हैं, कैसे थीम फिट होते हैं, कैसे सीन्स को लगाया जाता है। ये सारी चीज़ें अब आ रही हैं कि जो अब आप अप्लाई करेंगे, और उसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो आई कैन अलाउ यू टू राइट अ स्क्रीन प्ले। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। तो व्यूअर्स, मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर में।